क्लास 10th एसिड, एल्कली एंड सॉल्ट। हिंदी मीडियम में है अम्ल, क्षार व लवण। तो इसमें एक टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे कि अम्ल क्या होता है। तो प्राचीन काल में इन्होंने कहा था, प्राचीन काल में जो अम्ल होते हैं उनकी पहचान उनके खट्टे स्वाद के साथ साथ लिटमस पेपर, जैसा कि मैंने क्लास 7 की वीडियो में बताया था कि लिटमस पेपर के प्रति उनका व्यवहार कैसा है, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि अम्ल क्या है और क्षार क्या है। ठीक, बाद में ज्ञात हुआ कि उस समय केवल सिरका ही ऐसा था जो अम्लीय पदार्थ जिसको वो लोग मानते थे। बाद में ज्ञात हुआ कि नींबू, इमली, सिरका, खट्टा स्वाद, इन पदार्थों में क्रमशः, अब आपको ये इसमें लिखना है, आपको इसमें ये लिखना होगा कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इन्होंने देखिए क्रमशः डाल दिया, तो सिट्रिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल इसको बोल दीजिए। और इमली में कौन सा है, टार्टेरिक अम्ल है। सिरके में कौन सा है, एसिटिक अम्ल है। इनके उपस्थिति के कारण इनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है ना। नींबू में कौन सा होता है, साइट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा होता है, टार्टेरिक अम्ल। सिरके में कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल। ये तीनों आप नोट्स टाइप में बना के लिख लीजिएगा। इसके बाद पता क्या चलता है कि अम्ल जो है, अभी सिर्फ हम लोग अम्ल की अवधारणा ज्ञात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। ठीक, तो ये पदार्थ क्या होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा कुछ सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते थे। तो अब हम लोग क्लास 7th में भी हमने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और अगर आपने 7th वाली वीडियो ध्यान से देखा हो तो उसमें बाद में ये भी था, जो भी कल या परसों मैंने दिया था, उसमें यह था कि एक बेस होता है जो लिटमस पेपर पर कोई भी असर नहीं करता है, उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता, उसका कलर नहीं चेंज करता, लेकिन हमें पता है कि वो बेस होता है। ठीक, तो अब हम लोग आगे कुछ इनकी केमिकल रिएक्शन करवाएंगे जिससे हमें पता चले कि हाँ, क्लियर हो जाए एकदम कि हाँ ये एसिड ही है। तो ये एक इन्होंने बताया है, देखिए कि ये कुछ सक्रिय धातु जैसे कौन कौन सी, सोडियम के साथ या फिर पोटेशियम के साथ या फिर कैल्शियम के साथ या फिर मैग्नीशियम के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं किसकी, किसी भी अम्ल की, तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार अम्ल को परिभाषित किया गया। अम्ल की परिभाषा देखिए इसमें दी गई, उसको देखते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है तथा जो सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। इस प्रकार हमें यह स्पष्ट हो जाता है अम्लों में क्या होता है, हाइड्रोजन होती है। ठीक, अम्लों में उपस्थित हाइड्रोजन इस प्रकार की होती है, जब अम्ल को जल में घोला जाता है, जब अम्ल को जल में घोला जाता है, जब उसका जलीय विलयन बन जाता है, तो वह धनावेशित हाइड्रोजन आयनों के रूप में पृथक होकर विलयन में H+ आयनों के रूप में चले जाते हैं। विलयन में H+ टूट जाता है। अभी नीचे कुछ केमिकल रिएक्शंस दी गई हैं, आप इन्हें देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब ये 1884 में आर्हेनियस ने बताया था अपने आयनन सिद्धांत। इन्होंने आयनाइजेशन थ्योरी दिया था, जो आप क्लास 11th या 12th में पढ़ेंगे क्या होता है। अभी सिर्फ इतना जानिए कि आर्हेनियस ने सन 1884 में एक आयनन सिद्धांत दिया था। उसके बेसिस पे उन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोजन देते हैं। जलीय विलयन मतलब अगर किसी अम्ल को हम लोग जल में मिक्स करें, है ना, जल में मिलाएं, तो वो उसका क्या होगा, जलीय विलयन होगा। ठीक, तो उसमें क्या वो H+ आयन देंगे, मतलब हाइड्रोजन आयन देंगे। ठीक, तो वो जो जलीय विलयन में H+ आयन देंगे वही क्या है, अम्ल। ठीक, अब देखिए HCl यहाँ पे दिया गया है। HCl का जलीय विलयन बनाएगा, मतलब इसको वाटर में मिलाया गया तो H+ निकला और Cl अलग हो गया। देखिए इनके नेम में ही आगे दिया गया है अम्ल। इसी तरीके से ये है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसको H+ आयन और NO3 माइनस निकल गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए, इन्हें आप देख लीजिए। हमने जितने भी अम्लों के उदाहरण ऊपर देखे, कुछ रिएक्शंस देखी, उसमें देखिए ये था कि जलीय विलयन में अम्लीय जो होते हैं वो H+ आयन बनाते हैं। ठीक, लेकिन हाइड्रोजन आयन जो है, मतलब H+ जो है, हाइड्रोजन आयन H+ जो है वो जलीय विलयन में H+ आयनों के रूप में उपस्थित संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। H+ आयन का आकार अत्यंत कम होता है।
10⁻18 मीटर त्रिज्या होती है लगभग, है ना, तथा इस पर प्रबल धनावेश विद्यमान होता है और इस पर धनावेश बहुत ज़्यादा होता है, प्रबल होता है। तो 1923 में, सन 1923 में ब्रॉस्टेड एवं लॉरी ने बताया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो विलयन में, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन तो उत्पन्न करते हैं, परंतु विलयन में ये हाइड्रोजन आयन ध्रुवीय जल अणु के साथ संयुक्त अवस्था में रहते हैं। मतलब H2O जो जल होता है उसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे HCl हमने अभी पढ़ा था, HCl, तो HCl से H टूट के, H+ टूट के H2O से मिक्स हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा, H3O बन जाएगा, H3O बन जाएगा। ठीक, तो इन्होंने ये बताया था कि वो सिंगल अवस्था में नहीं रहता है, वो सिर्फ H नहीं रहता, वहाँ पे H3O+ बन जाता है। ठीक, अब किसी भी अम्ल का अम्लीय गुण जो होता है वो किसी विलायक जैसे जल की उपस्थिति में ही प्रकट होता है। उसका जो अम्लीय गुण होगा वो ऐसे नहीं होता है। क्यों, इसका एक एग्जांपल देखिए। जैसे शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर हम लोग लेंगे तो वो नीले लिटमस को लाल नहीं कर पाता है। अगर हम लोग पाउडर के रूप में HCl लेंगे तो वो नीले लिटमस पेपर को लाल नहीं करेगा। तो इससे हमें क्या लगेगा कि वो अम्ल नहीं है बल्कि वो अम्ल है। जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन जो है, अगर उसको हम पानी में मिक्स कर दें HCl को, तो वो तुरंत नीले को लाल कर देता है। ठीक है, अब किसी भी अम्ल की प्रबलता विलयन में सरलता से H+ आयनों के दान पर निर्भर करती है। अब कितना H+ वो दे रहा है, मान लीजिए कोई हमारे पास एक अम्ल है, तो उसकी हमें ये पता करना है कि कितना प्रबल है, कितना वो शक्तिशाली, कितना तेज अम्ल है। तो वो हम किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो कितने H+ आयन दे रहा है ना। अर्थात जो अम्ल जितनी शीघ्रता से H+ आयन दान करेगा वह उतना ही प्रबल, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, अब उदाहरण के लिए इन्होंने एक दे दिया। उदाहरण के लिए नाइट्रिक अम्ल जो है HNO3 की तुलना में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक सरलता से H+ आयन पृथक करता है। मतलब HNO3 की तुलना में HCl जो है जल्दी आयन पृथक कर देता है, इसलिए नाइट्रिक अम्ल से प्रबल होता है। इसलिए यह नाइट्रिक अम्ल से प्रबल होता है। कौन ज़्यादा प्रबल होगा, HNO3 और HCl में? HCl होगा। क्यों? क्योंकि ये जल्दी आयन पृथक कर रहा है। देखिए HCl जल में मिलाया गया तो क्या बना, H3O+ और क्लोराइड आयन बन गया। HNO3 को मिलाया गया तो ये भी H3O बना और NO3- बन गया। अब कुछ हमें जो इससे हमें निष्कर्ष निकला वो देखिए। हमें यह पता चला कि अम्लों में यह गुण होता है, जब उन्हें जल में घोला जाता है तो वे हाइड्रोजन आयन तथा H3O उत्पन्न करते हैं, अतः किसी अम्ल का अम्लीय गुण जो होता है इसमें हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। ये हमें पता चल गया। ठीक, अम्ल जैसे HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH आदि अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वे जलीय विलयन में वियोजित होकर मतलब टूट जाते हैं। इनका धनायन अलग हो जाता है, ऋणायन अलग हो जाता है, होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए कह रहे हैं C6H12O6 है जैसे ग्लूकोज, ये इसमें भी तो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन है, इसमें भी तो हाइड्रोजन है, लेकिन ये अम्ल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जब जलीय विलयन बनाया जाता है तो इनमें H+ आयन जो है मतलब हाइड्रोजन आयन जो है वो अलग नहीं होता है, पृथक नहीं होती हैं। अन्य शब्दों में हाइड्रोजन युक्त यौगिक जैसे ग्लूकोज, अल्कोहल अम्लों के समान व्यवहार नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जल में वियोजित अथवा आयनित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। तो क्लियर बात ये हुई कि जो जल में पृथक होकर हाइड्रोजन आयन बनाएंगे वो क्या होंगे, अम्ल होंगे। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होती है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन होती है, परंतु सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्लों में अम्ल नहीं होते हैं। ठीक है, बस एक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड था, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक था थोड़ा सा, तो इसको आप रीड भी कर लीजिएगा और इसके नोट्स थोड़ा सा बना लीजिएगा। ये लास्ट वाला पॉइंट ये ज़रूर लिख लीजिएगा आप। ये निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं।